हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एआई के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि एआई क्या होता है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इसके अंदर हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एआई के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एआई। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए, अगर एआई की बात की जाए दोस्तों, तो एआई को क्षमता और कार्य प्रणाली यानी कैपेबिलिटीज और फंक्शनैलिटीज के आधार पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे अगर बात की जाए क्षमता के आधार पर, तो क्षमता के आधार पर आप एआई को 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हो, जिसमें पहला आता है आपका नैरो एआई, उसके बाद आता है आपका जनरल एआई और फिर आता है आपका सुपर एआई। वहीं अगर कार्य प्रणाली यानी फंक्शनैलिटीज के आधार पर आप इसका विभाजन करो, तो आप इसे 4 प्रकारों में विभाजित कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी रिएक्टिव मशीन्स, फिर आती है आपकी लिमिटेड थ्योरी, उसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ माइंड और फिर आते हैं आपकी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मशीन। सो ये प्रकार क्या होते हैं एग्जैक्टली, इनको अब हम एक एक करके समझेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नैरो एआई से, जिसे कमजोर एआई या वीक एआई भी कहा जाता है। दोस्तों, नैरो एआई से मतलब ऐसे एआई से जो किसी विशेष काम को ही पूरा कर सकता है, जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म कर सकता है। और चूंकि ये किसी एक विशेष काम को ही कर सकता है, इस वजह से इसकी जो क्षमताएं होती हैं वो सीमित होती हैं, और अपनी उन सीमित क्षमताओं के बाहर जाकर यह कोई भी दूसरे प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की, तो ये जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, जो कि हमारे मोबाइल से पाया जाता है, ये फेस रिकॉग्निशन सिस्टम नैरो एआई का ही एग्जाम्पल है, और ये एक विशेष काम को ही कर सकता है, और वो काम है किसी के चेहरे की पहचान करना, यानी हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करना। इसके अलावा दोस्तों, ये सिस्टम कोई भी दूसरे तरह का कार्य नहीं कर सकता। जैसे अगर हम बोलें कि हमारे कहने पर किसी को कॉल लगा दे, तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हमारे कहने पर किसी को कॉल नहीं लगा सकता। सो इसका मतलब है कि इस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की जो क्षमताएं हैं वो कैसी हैं, इसकी क्षमताएं सीमित है, और ये अपनी उन सीमित क्षमताओं में रहकर ही कार्य कर सकता है। ये अपनी क्षमता से बाहर जाकर कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों, इसी बात को अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, जैसे सोचना, समझना, निर्णय लेना, किसी समस्या को सॉल्व करना, किसी भाषा को सीखना, याद रखना, तो हमारी जो संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं दोस्तों, इन्हीं संज्ञानात्मक क्षमताओं के एक विशेष एकल उपसमूह या सिंगल सबसेट पर नैरो एआई आधारित होता है, या इस एकल उपसमूह या इस सिंगल सबसेट को नैरो एआई टारगेट करता है, या उस पर वो केंद्रित होता है। जैसे इस बात को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिरी ऐप की, जो कि एक वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है, तो जो सिरी ऐप है दोस्तों, ये बेसिकली हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं के एक विशेष उपसमूह, एक विशेष सबसेट पर ही आधारित है, और वो है किसी के द्वारा कही गई बात को समझकर कोई कार्य कर पाने की क्षमता। सो बेसिकली जो सिरी ऐप है वो इसी क्षमता पर आधारित है। जैसे जब आप सिरी ऐप से बात करते हो, तो सिरी ऐप आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करता है, वो आपकी आवाज को पहचानता है, और उसके बाद आपके द्वारा कही गई बात को समझकर वो आपका कार्य कर देता है। जैसे अगर आप सिरी से बोले कि किसी को कॉल लगाओ, तो आपके कहने पर सिरी किसी को कॉल लगा सकता है, फेसबुक, यूट्यूब जैसे ऐप्स को ओपन कर सकता है, या आपके कहने पर वो अलार्म सेट कर सकता है मोबाइल में। अगर आपको किसी पर्टिकुलर शहर के होटल्स के बारे में जानकारी लेनी है, तो सिरी ऐप आपको उन होटल्स की लिस्ट भी या उनकी जानकारी भी दे सकता है। सो कुल मिला के जो सिरी ऐप है वो आपके इस प्रकार के कार्य कर सकता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिरी ऐप जो कुछ भी काम कर रहा है, वो सब अपनी उस सीमित क्षमता के दायरे में रहकर ही कर रहा है। यानी सिरी ऐप के अंदर जो फंक्शंस का लिमिटेड प्री डिफाइंड रेंज है, सिरी ऐप इसी रेंज के अंदर रहकर अपना कार्य करता है। अगर हम सिरी ऐप से बोले कि कोई ऐसा काम बोले सिरी ऐप से करने को जो कि उसकी क्षमता से बाहर हो, तो सिरी ऐप ऐसा काम नहीं कर सकता। जैसे अगर हम बोले सिरी ऐप से कि किसी के चेहरे को रिकॉग्नाइज करो, तो सिरी ऐप ऐसा नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? सो दोस्तों, आपके जो वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है, आपका जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, ये आपके नैरो एआई के अंदर आते हैं। बट इसके अलावा और भी ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जो कि नैरो एआई के अंदर आएंगे। जैसे बात करें अगर रिकमेंडेशन सिस्टम की, आपको यूट्यूब पे, ओटीटी पे जो रिकमेंडेशन मिलती हैं मूवीज की, वेब सीरीज की, तो वो बेसिकली आपके नैरो एआई का ही एग्जांपल है। इसी बार दोस्तों, जो आपके सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ये भी नैरो एआई का एग्जांपल है।
आपका जो गूगल ट्रांसलेशन है वो भी नैरो एआई पर ही आधारित है, और जो आपकी ईमेल में जो आपकी स्पैम फिल्टरिंग होती है, तो दोस्तों ये सिस्टम भी नैरो एआई के अंदर ही आता है। क्लियर हुआ? इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं अगले एआई पर, जो है जनरल एआई, जिसे हम स्ट्रॉन्ग या मजबूत एआई के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों स्ट्रॉन्ग एआई या जनरल एआई से मतलब ऐसे एआई से जो इंसानों की तरह किसी बौद्धिक कार्य को, किसी इंटेलेक्चुअल टास्क को समझ सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है। जिस प्रकार हम लोग किसी भी बौद्धिक कार्य को समझकर उसे पूरा कर सकते हैं, उसी प्रकार आपकी जनरल एआई पे बेस्ड मशीनें भी किसी भी बौद्धिक कार्य को समझकर उसे पूरा कर पाएंगी। बेसिकली दोस्तों जनरल एआई के अंदर ऐसी मशीनों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है जो जिनका बुद्धिमत्ता का स्तर, जिनका इंटेलिजेंस का स्तर मानव के समान होगा, और वो मानव के समान ही अलग अलग प्रकार के कार्य कर पाएंगी। इसी चीज को अगर हम दूसरे शब्द में बोलें तो हम कह सकते हैं कि जो जनरल एआई है उसके अंदर बेसिकली ऐसी मशीनों को डिजाइन करने का लक्ष्य रखा गया है जो बहुक्रियात्मक होंगी, यानी जो मल्टीफंक्शनल होंगी, और अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में या अलग अलग परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार अपने ज्ञान या कौशल को, अपनी नॉलेज और अपनी स्किल को अप्लाई करने में सक्षम होगी, उसको लागू करने में सक्षम होगी। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों ये ऐसी मशीनें होंगी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए एक बुद्धिमान सहायक, यानी एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट के रूप में कार्य करने में भी सक्षम होगी। हालांकि अभी तक जनरल एआई का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया है, पर इसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है और लगातार इसके ऊपर काम चल रहा है। बेसिकली दोस्तों जनरल एआई के अंदर जो मशीन हमको बनानी है उनको हम तभी बना सकते हैं जब हम उनके अंदर पूरी तरह से संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं, जिससे वो अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम हो पाए। क्लियर है? सो ये था आपका जनरल एआई। जनरल एआई के बाद दोस्तों अगला जो आपका एआई आता है वो है आपका सुपर एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी यानी एएसआई भी बोलते हैं। देखिए अभी हमने जनरल एआई पढ़ा जस्ट, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि जनरल एआई है उसका अभी तक पूरी तरह विकास नहीं किया जा सका है। दोस्तों जनरल एआई का जब विकास हो जाएगा तो उसके बाद एआई के विकास का जो अगला चरण होगा वो होगा सुपर एआई का। तो सुपर एआई की जो अवधारणा है दोस्तों ये अभी काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, इसका अभी अस्तित्व में आना बाकी है। बेसिकली दोस्तों सुपर एआई के अंदर ऐसी मशीनों को बनाने की कल्पना की गई है जिनका इंटेलिजेंस का स्तर, यानी जिनका बुद्धि का स्तर इंसानों से भी ज्यादा होगी, यानी जो मशीनें होगी वो मानव से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगी और वो किसी भी कार्य को मानव की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से करने में भी सक्षम होगी। बेसिकली दोस्तों एआई के सुपर एआई के अंदर ऐसी मशीनों को बनाने की कल्पना की गई है जो ना केवल लोगों की भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को, इमोशन को समझेंगी, बल्कि इन मशीनों की खुद की भी भावनाएं होंगी, इन मशीनों की खुद की भी इमोशंस होंगे, इनकी खुद की भी आवश्यकताएं होंगी, इनकी खुद की भी इच्छाएं होंगी, इनके खुद के भी डिजायर्स होंगे, और ये अपनी इच्छाओं को, उन इमोशंस को प्रकट कर पाने में भी सक्षम होगी। सो इस प्रकार की मशीनों को बनाने का लक्ष्य सुपर एआई के अंदर रखा गया है। जैसे कि अभी हमने देखा इसका अस्तित्व अभी काल्पनिक है, पर ये जो मशीन है सुपर एआई की, इसके अंदर जब ये मशीनें बनाई जाएंगी तो इसके अंदर कई सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी। जैसे जो आपकी सुपर एआई पर मशीनें होंगी वो खुद से सोच पाएंगी, खुद से किसी भी पजल को सॉल्व कर पाएंगी, खुद से किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण करके, उसका एनालिसिस करके खुद से डिसीजन ले पाएंगी कि उन्हें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें मानव से किसी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों जो सुपर एआई है वो आत्म जागरूक एआई, यानी जो आपका सेल्फ अवेयरनेस एआई है, और आपके जो दूसरे इंडिविजुअल रोबोटों की तकनीक है उनके लिए सुपर एआई रीढ़ की हड्डी के रूप में भी कार्य करेगा। बेसिकली एक तरह से बैकबोन के रूप में आपके सुपर एआई काम करेगा। जैसा भी हमने देखा कि इसका अस्तित्व काल्पनिक है, बट बहुत सी हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज में सुपर एआई को दिखाया गया, उसको पिक्चराइजेशन उसका किया गया है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। बॉलीवुड की एक मूवी थी रोबोट, रजनीकांत की मूवी थी रोबोट, जिसमें चिट्टी रोबोट नाम का कैरेक्टर दर्शाया गया था। तो बेसिकली दोस्तों ये जो चिट्टी रोबोट था ये सुपर एआई का ही एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि जो चिट्टी रोबोट था ये खुद से सोच सकता था,
खुद से किसी भी चीज को समझ सकता था और किस परिस्थिति में क्या निर्णय करना है उसका भी ये खुद से विश्लेषण करके, खुद से एनालिसिस करके वो निर्णय ले सकता था। यानी इसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कुछ भी करने के लिए इंसान से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सो बेसिकली आपका ये जो कैरेक्टर था ये किसका एग्जांपल है, ये आपके सुपर एआई का ही एग्जांपल है। यानी इसे अपने किसी भी कार्य को करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये रोबोट खुद से ही किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण करके, उसका एनालिसिस करके खुद से डिसीजन लेने में सक्षम था। क्लियर है? सो दोस्तों अभी आपने देखा कि नैरो एआई क्या है, जनरल एआई क्या है और सुपर एआई क्या होता है। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। देखिए ये इमेज दिख रही है आपको, ये बेसिकली 3 इमेज हैं। पहले इमेज में नैरो एआई को दर्शाया गया है, दूसरी इमेज में जनरल एआई को दर्शाया गया है और जो तीसरी स्टेज है उसमें आपको सुपर एआई को दर्शाया गया है। बेसिकली ये आपकी एआई की क्या है, ये आपकी एआई की 3 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका नैरो एआई। तो जैसा कि हमने देखा कि जो नैरो एआई है वो इंसान की तुलना में बहुत ही इंफीरियर है, यानी वो इंसान की किसी एक पर्टिकुलर संज्ञानात्मक क्षमता पर ही आधारित है, वो इंसानों की तरह अलग प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। तो ये जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये है आपकी नैरो एआई की, जहां पे इंसान बड़ा है, मशीन छोटी है। उसके बाद आता है आपका जनरल एआई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी ऐसी मशीनें बनाई जाएंगी जिनका इंटेलिजेंस का लेवल मानव के समान हो जाएगा, यानी जो मशीनें होंगी वो मानव की बराबरी कर लेंगी। तो इस इमेज में आपको इंसान और मशीन दोनों समान लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। वही आपको बताया था कि जो सुपर एआई है ये आपकी वो स्टेज होगी जहां पर मशीनें मानव से आगे निकल जाएंगी, यानी जो मशीनें होंगी वो हम लोगों से ज्यादा होशियार होंगी, हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होंगी और किसी भी कार्य को हम लोगों की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंसान छोटा हो गया है और जो मशीन है वो बहुत बड़ी हो गई है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई के बीच का अंतर। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्षमता के आधार पर एआई के प्रकारों को समझा। अब हम कार्य प्रणाली यानी फंक्शनलिटीज के आधार पर एआई के प्रकार को समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिएक्टिव मशीन से, जिसे प्रतिक्रियात्मक मशीन भी कहा जाता है। दोस्तों प्रतिक्रियात्मक मशीन या रिएक्टिव मशीन एआई का प्राइमरी फॉर्म है, उसका प्राथमिक रूप है, जहां से हम एआई के विकास की शुरुआत मान सकते हैं। ये बेसिकली दोस्तों ऐसी मशीनें होती हैं जो अपने कार्य को करते समय अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस या अपने पास्ट के अनुभव का उपयोग नहीं कर पाती, यानी पास्ट में इनको क्या अनुभव हुआ था, पास्ट में इनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, उसका यूज ये वर्तमान में अपने कार्य को करते समय नहीं कर पाती हैं। इसका रीजन ये है दोस्तों कि जो मशीनें होती हैं ये मेमोरी को संग्रहित नहीं करती, यानी ये जो मशीनें हैं वो मेमोरी को स्टोर नहीं करती। अब चूंकि ये मेमोरी को स्टोर नहीं करती हैं, इस वजह से इनके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनके जो पास्ट के अनुभव होते हैं वो मेमोरी के रूप में संग्रहित या स्टोर नहीं हो पाती और इस कारण से ये अपने अनुभवों से कुछ भी नया नहीं सीख पाती, ना ही भविष्य के लिए अपनी कार्य प्रणाली में किसी प्रकार का सुधार कर पाती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो ये जो अनुभव, इसके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मेमोरी के रूप में स्टोर नहीं होते। सो इस कारण दोस्तों ये जो मशीनें होती हैं इनकी जो क्षमताएं होती हैं वो सीमित होती हैं और ये अपनी उस सीमित क्षमता में रहकर ये अपना कार्य करते हैं। इस वजह से दोस्तों ये जो मशीनें होती हैं ये किसी विशेष काम को करने के लिए बनाई जाती हैं और उन कार्यों के अलावा कोई दूसरा अन्य कार्य करने की क्षमता इन मशीनों के अंदर नहीं होती। बेसिकली दोस्तों ये जो रिएक्टिव मशीन्स होती हैं ये केवल वर्तमान डेटा के साथ काम करती है। वर्तमान डेटा का मतलब है कि रियल टाइम में इनके सामने जो डेटा उपस्थित होता है या इनके सामने जो सिचुएशन उपस्थित होती है उसको ये समझते हैं, उसको ये पढ़ते हैं और उसके ऊपर ये अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, यानी उसके ऊपर ये रिएक्ट करते हैं। दोस्तों इस चीज को हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये जो मशीनें होती हैं रिएक्टिव मशीन, इनके केस में रियल टाइम में इनके सामने जो भी बाहरी उद्दीपक होता है, यानी जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है या जो भी इनके सामने एक्सटर्नल कंडीशन होती है, ये उस कंडीशन को या उस उद्दीपक को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद जो भी इनकी स्टेप होती है उसको वो निर्धारित करते हैं कि उनको क्या करना है। सो इस प्रक्रिया के दौरान पास्ट में इनके जो भी एक्सपीरियंसेस थे, पास्ट में इनके जो भी अनुभव थे, उनका यूज ये यहाँ पर नहीं कर पाते। क्लियर है? देखिए व्यवहार में प्रतिक्रियाशील मशीनें वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में बाहरी उद्दीपक को पढ़ सकती हैं और उन पर प्रतिक्रिया कर सकती हैं। देखिए इस चीज को हम एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको डीप ब्लू कंप्यूटर के बारे में बताया था, मैंने आपको
फर्स्ट इसके वीडियो में, एआई की वीडियो में डीप ब्लू कंप्यूटर के बारे में बताया था। आपको बताया था कि जो डीप ब्लू कंप्यूटर है ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो शतरंज खेल सकता है। ये शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर है और ये रिएक्टिव मशीन का ही एग्जाम्पल है। सो बेसिकली दोस्तों जो डीप ब्लू कंप्यूटर है ये अपना कार्य करते समय, यानी ये चेस खेलते समय अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस का या अपने पास्ट के अनुभवों का उसका उपयोग नहीं कर पाता। वर्तमान में इसके सामने जैसा उद्दीपक होता है या वर्तमान के सामने जैसी कंडीशन होती है ये केवल उसको समझता है और उसके ऊपर रिएक्ट करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब डीप ब्लू कंप्यूटर खेलता है तो रियल टाइम में उसके प्रतिद्वंदी ने या उसके ओपोनेंट ने जो चाल चली है वो केवल उस चाल को समझता है और उस चाल के आधार पर ही वो अपनी अगली चाल को निर्धारित करता है या वो अगली चाल को चलता है, या बोल सकते हैं वो उस रियल टाइम में दिए गए उस डेटा के आधार पर वो रिएक्ट करता है। यानी पूर्व में डीप ब्लू कंप्यूटर ने क्या चाल चली थी या डीप ब्लू कंप्यूटर के प्रतिद्वंदी ने क्या चालें चली थी उसका डीप ब्लू को कोई भी ज्ञान या कोई भी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि वो अपने पास्ट के अनुभवों का उपयोग नहीं कर सकता। क्लियर है? सो दोस्तों इस प्रकार की जो मशीनें होती है ये मशीनें आपकी रिएक्टिव मशीन कहलाती हैं और ये ऐसी मशीनें होती हैं जो अनुभव के माध्यम से अपनी कार्य क्षमता में सुधार नहीं कर सकती और केवल इनपुट के सीमित संयोजन पर ही प्रतिक्रिया दे सकती है। यानी रियल टाइम में इनको जो भी इनपुट दिया जाएगा, रियल टाइम इनके सामने जो भी उद्दीपक होगा, जो भी स्टिमुलस होगा या जो भी कंडीशन होगी, ये केवल उसको समझेंगी और उसके आधार पर अपनी प्रतिक्रिया या अपना रिएक्शन देंगी। क्लियर हो गया? सो ये कहता है दोस्तों आपका रिएक्टिव मशीन। दोस्तों डीप ब्लू के अंदर के अलावा जो आपकी अभी आपको देखा जो आपका स्पैम फिल्टरिंग होती है और आपकी जो रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं नेटफ्लिक्स पे हुआ, अमेजोन पे हुआ, तो ये भी बेसिकली आपकी रिएक्टिव मशीन्स के अंदर ही आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिव मशीन के बाद दोस्तों जो अगला प्रकार आता है एआई का वो है लिमिटेड मेमोरी एआई, यानी सीमित स्मृति एआई। क्या होता है लिमिट मेमोरी एआई? देखिए अभी हमने देखा कि जो रिएक्टिव मशीन्स होती है उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती कि वे अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, अपने पूर्व के अनुभवों को मेमोरी के रूप में स्टोर कर पाए। सो इस वजह से जो रिएक्टिव मशीन्स होती हैं वो अपने अनुभवों से कुछ भी नहीं सीख पाती और ना ही अपनी कार्य प्रणाली में किसी प्रकार का सुधार कर पाती हैं। वहीं अगर बात की जाए लिमिटेड मेमोरी एआई की तो ये ऐसी मशीनें होती हैं जो सीमित मात्रा में, यानी लिमिटेड क्वांटिटी में और सीमित अवधि के लिए, यानी लिमिटेड पीरियड के लिए अपने पूर्व के अनुभव यानी अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को मेमोरी के रूप में संग्रहित कर सकती हैं और इसका उपयोग करके ये मशीनें पूरा अनुमान लगा सकती हैं या प्रेडिक्शन कर सकती हैं। बेसिकली जिस सीमित मात्रा में मशीनें अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को मेमोरी के रूप में स्टोर करती हैं उसके आधार पर इन मशीनों के अंदर एक सीमित ज्ञान आधार यानी एक लिमिटेड नॉलेज बेस तैयार हो जाता है और इस नॉलेज और इस लिमिटेड नॉलेज बेस के आधार पर ये मशीनें समय के साथ अपने अंदर सुधार भी कर सकती हैं। सो ऐसी मशीन दोस्तों कहलाती हैं आपकी लिमिटेड मेमोरी मशीन या लिमिटेड मेमोरी एआई। बेसिकली ऐसी जो आपकी सिस्टम होते हैं आपके, इनकी जो स्मृति होती है, इनकी जो मेमोरी होती है वो अल्पकालिक होती है, यानी मेमोरी के रूप में इन मशीनों ने अपने जिन पास्ट एक्सपीरियंसेस को या अपने पूर्व के अनुभवों को स्टोर किया है उन एक्सपीरियंसेस या उन अनुभवों का उपयोग ये मशीनें एक विशिष्ट अवधि यानी एक फिक्स पीरियड के लिए ही कर सकती हैं, है ना। ये अपने पिछले डेटा का उपयोग एक विशिष्ट अवधि के लिए ही कर सकती हैं, लेकिन वे इसे अपने अनुभवों की लाइब्रेरी में नहीं जोड़ सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये परमानेंटली इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। क्लियर है? सो ऐसी मशीनें कहलाती हैं आपकी लिमिटेड मेमोरी एआई। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जांपल की तो जो चैटबॉट्स होते हैं और आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं ये बेसिकली लिमिटेड मेमोरी एआई के ही एग्जांपल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड मेमोरी के बाद दोस्तों जो अगला एआई आता है आपका वो है आपका थ्योरी ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क सिद्धांत। देखिए जो मस्तिष्क सिद्धांत है यानी जो थ्योरी ऑफ माइंड है ये एआई प्रौद्योगिकी के एक उन्नत वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक एडवांस स्टेज है किसकी, एआई की, और ये अभी केवल एक अवधारणा के रूप में ही अवेलेबल है, यानी अभी इसका किसी प्रकार का वास्तविक एग्जिस्टेंस नहीं है। अब बात आती है कि थ्योरी ऑफ माइंड है क्या। तो देखिए जो आपका थ्योरी ऑफ माइंड है बेसिकली इसके अंदर ऐसी मशीनों को बनाने की कल्पना की गई है जो
जिनके अंदर इस बात की समझ होगी कि एक वातावरण के भीतर जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो मशीनें होंगी वो इतनी सक्षम होगी कि वे लोगों की भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को, उनके विश्वासों को, उनके विचारों को समझ पाएंगी और हम इंसानों की तरह ही सामाजिक रूप से बातचीत कर पाएंगी। जिस प्रकार हम लोग सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार ये मशीनें भी इंसानों की तरह ही सामाजिक रूप से बातचीत करने में क्या होंगी, सोशली इंटरेक्ट करने में मशीनें क्या होंगी, सक्षम होंगी। क्लियर है? जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये जो आपका मस्तिष्क सिद्धांत है, जो आपका एक थ्योरी ऑफ माइंड है, अभी केवल एक अवधारणा के रूप में ही मौजूद है, यानी अभी इसका वास्तविक रूप से एग्जिस्टेंस नहीं है। परंतु एक रोबोट है दोस्तों जिसका नाम है सोफिया। सोफिया के अंदर थ्योरी ऑफ माइंड के कुछ सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया गया है। जैसे सोफिया की आंखों में जो कैमरे मौजूद हैं, ये कैमरे कंप्यूटर एल्गोरिथम के साथ मिलकर उसे देखने की अनुमति देते हैं, जिस वजह से सोफिया अपनी आंखों से संपर्क बनाए रख सकती है, ये व्यक्तियों को पहचान सकती है और चेहरों का अनुसरण भी कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका सोफिया रोबोट है, जैसे कि अभी तक का सबसे एडवांस एआई बेस्ड रोबोट माना जाता है, इसके अंदर थ्योरी ऑफ माइंड के कुछ सिद्धांतों को इंप्लीमेंटेशन करने का प्रयास किया गया है। क्लियर है? देखिए ये है आपका रोबोट सोफिया, जिसे अभी तक का सबसे एडवांस एआई बेस्ड रोबोट माना जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला आपका प्रकार आता है एआई का, वो है सेल्फ अवेयरनेस एआई, यानी आत्म जागरूक एआई। तो दोस्तों जैसा भी हमने देखा कि आपका जो थ्योरी ऑफ माइंड था, ये अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। तो जब आपका थ्योरी ऑफ माइंड पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, तो उसके बाद एआई के विकास का जो अगला चरण होगा वो होगा सेल्फ अवेयरनेस एआई, यानी आत्म जागरूक एआई। ये लगभग वही चीज है जो मैंने आपको सुपर एआई के अंदर बताया था। ठीक है? सो क्या है आपका सेल्फ अवेयरनेस एआई? देखिए जो आपका सेल्फ अवेयरनेस एआई है, सबसे पहली बात तो ये अभी केवल काल्पनिक रूप से ही मौजूद है, यानी अभी इसका किसी प्रकार का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। बेसिकली दोस्तों सुपर एआई के अंदर ऐसी मशीनों को बनाने की कल्पना की गई है जो इंसानों के दिमाग, यानी जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, उससे भी ज्यादा क्या होगी, ये उससे भी ज्यादा स्मार्ट होंगी, ये इंसानों से ज्यादा होशियार होंगी, और ये ना केवल इंसानों में भावनाओं को समझने में सक्षम होगी और इंसानों में भावना को जगाने में सक्षम होगी, परंतु साथ ही साथ इनकी खुद की भी अपनी इमोशंस होगी, इनकी खुद की भी अपनी जरूरतें होंगी और इनकी खुद की भी अपनी मान्यताएं भी होंगी। सो कह सकते हैं कि जो मशीनें होंगी आपकी सेल्फ अवेयर एआई के अंदर, इन मशीनों को अपने स्वयं का, यानी अपने सेल्फ का भी ज्ञान होगा। इन मशीनों की अपनी खुद की भी भावनाएं होंगी, ये अपनी खुद के भी इनके इमोशंस होंगे, इनकी खुद की भी अपनी इच्छाएं होगी। सो दोस्तों ये कहलाता है आपका सेल्फ अवेयरनेस एआई, जिसे हम आत्म जागरूक एआई बोलते हैं। सो दोस्तों ये था आपका एआई का वर्गीकरण, जो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एआई के उपक्षेत्रों के बारे में समझेंगे। सो जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।